हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में वही क्वेश्चन रिपीट करा रही हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। पहला पेपर आप सभी लोग जानते हैं शैक्षिक मूल्यांकन का है, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ठीक है, तो इसी का देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। सभी लोग जानते हैं कि ये 50 नंबर का क्वेश्चन है और 2 घंटे का आता है। 2 घंटा आपको टाइम ही दे रहता है और 50 क्वेश्चन इसमें आपको करने रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता रही हूँ जिसमें कि आपके 15 नंबर पूछे जाते हैं। 15 नंबर आपके ऑप्शनल रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 15 नंबर आपके रहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न इसमें जो दिया गया है 60वां नंबर प्रश्न है। मैंने एक वीडियो में आपको 59 प्रश्न पढ़ाए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 60वां प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बच्चों को जब हम प्रश्न करके इनसे पूछेंगे तभी ना पता चलेगा बच्चों के अंदर कितना ज्ञान है, बच्चे कितना जान पाए हैं हमारे बताए हुए प्रश्न को। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न का करने का जो प्रमुख उद्देश्य इसमें पूछा गया है, तो आप देखिए क्या बताएंगे। इसका आंसर आप लोगों को करना है, तो कैसे आप लोग इसका आंसर करेंगे। प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है, बालक के जो ज्ञान का स्तर पता लगाना है। इससे बालक परिस्थितियों अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। ठीक है, उससे बच्चे क्या करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार शब्दों का ज्ञान करना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रियात्मक शोध की समयावधि बताइए। तो क्रियात्मक शोध की आपको समयावधि बतानी है क्या है, तो 2018 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग अनसॉल्व लेके सॉल्व करते होंगे ना, तो ठीक है मैं वही सब आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से केवल देखिए, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया है क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है। तो क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं है, यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी हो सकता है। ठीक है, क्रियात्मक शोध की जो है वो कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है, वो कभी 1 मिनट में भी हो सकता है और कभी 1 वर्ष में भी हो सकता है। ठीक है, ये बताया, ये आपको लिखना है किसमें, क्रियात्मक शोध में। ठीक है, अगर क्रियात्मक शोध में समयावधि पूछ लेगा तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार 2 प्रमुख उद्देश्य क्या है, 2 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। पहला एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा क्या है, निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, एक प्रश्न दे दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा और 4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, 4 गलत रहेंगे, तो आप लोग बस वही है, पहला कौन सा बताया गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और दूसरा क्या बताया गया, निबंधात्मक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपको बताया गया जैसे आपको पूरा निबंध के रूप में लिखना है, बढ़ा चढ़ा के लिखने के लिए दे देगा। ठीक है, तो दो प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों की जो प्रमुख अवधि है कितनी है, 2 प्रमुख प्रकार है, पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 प्रश्न नंबर है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो क्रियात्मक शोध को परिभाषित करना, उसका अर्थ स्पष्ट करना, यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। तो कौन कौन सा फ्रेंड, तो यह है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है। ठीक है, क्या बताया गया इसमें, जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या है, समस्या के जो कारण को जानने एवं समाधान करने के लिए जो शोध किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, क्रियात्मक शोध कहते हैं। ठीक है, और क्रियात्मक शोध की जो अवधि होती है, कभी 1 मिनट में भी कोई समझ जाता है, कभी कभी वो 1 वर्ष भी लग जाता है समझने में। ठीक है, ये आपका क्रियात्मक शोध का अर्थ हो गया और परिभाषा हो गई और इसकी जो समय अवधि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्रियात्मक शोध की जो आवश्यकता है वो कैसे होगी, तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। ठीक है, किससे संभव है, क्रियात्मक शोध से ही संभव है। नेक्स्ट है मांसपेशियां एवं अंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं, तो कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती है। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा है। ठीक है, किससे संबंधित होती है, कौशलात्मक पक्ष से। मांसपेशियां एवं अंगीय गतिविधि मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित है, तो कौशलात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है, ये आपको लिखना है। तो मूल्यांकन पक्ष का लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स, तो मूल्यांकन का लक्ष्य है जो पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, बढ़ना, वर्गीकृत करना, चयन, निर्देशन में मदद देना, ये सब क्या हो गया, आपका मूल्यांकन का लक्ष्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है फ्रेंड्स, ये भी देख लीजिए। तो छात्रों के त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाना वाला जो शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्या फ्रेंड्स बताया गया इसमें, जो छात्र जो त्रुटि करते हैं उन्हीं को ज्ञान होने पर जो उन्हें दूर करने हेतु जो शिक्षण पद्धति यूज की जाती है उसी को क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक शोध के चरण पद्धति विश्लेषण से आपका क्या आशय है।
तो क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। कैसे? पहला है शोध से पूर्व की स्थिति जानने के लिए, फिर उसके बाद क्या है शोध के बाद की स्थिति। दोनों स्थितियाँ जानेगा तभी ना क्रियात्मक शोध को देगा चरण। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। ठीक है, मैंने आपको समस्या का समाधान बहुत अच्छे से बताया है फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में समावेशी की शिक्षा में उसमें निर्देशन परामर्श मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग एक बार जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 क्वेश्चन नंबर है, अवलोकन क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या पूछा गया, अवलोकन क्या है। तो अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। अवलोकन क्या है? अवलोकन एक क्रियात्मक शोध का उपकरण है जिसके अंतर्गत क्या आता है, शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन है। ठीक है, क्या बताएगा, जो समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियाँ होती हैं उन्हीं के बारे में जानकारी किन्हीं भी माध्यमों से जो पहुँचती हैं उन प्राप्त करने को ही क्या कहेंगे, अवलोकन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आता है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। प्रश्नावली क्या है फ्रेंड्स, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। प्रश्नावली क्या है, क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न पर प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ था। तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन आपका 2009 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था फ्रेंड्स, 2009 में लागू हुआ था आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया युग्म मूल्यांकन से क्या समझते हैं। तो युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूह में शब्द जोड़े में दिए रहते हैं, बच्चों को सही जोड़ना बनाया जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे सही मिलान लिखा रहता है, सही मिलान करना है। कभी कभी देखिए वनडे एग्जाम में भी दिया रहता है, कोई एक प्रश्न लिखा रहेगा फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वो बताएगा मिलान करने के लिए। ठीक है, तो वही इसमें बताएगा ये युग्म मूल्यांकन है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया सब लोगों को। नेक्स्ट आगे बढ़े, 74 क्वेश्चन नंबर है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष परिणाम होता है। क्या होता है, निष्कर्ष परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। साक्षात्कार क्या है। तो साक्षात्कार यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह क्या है, क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया साक्षात्कार से आप समझते जो हैं। तो यही समझा जाता है साक्षात्कार से कि जो आमने सामने बैठ के अपनी जो कोई भी गलती है, प्रश्नावली है मौखिक, उसको आदान प्रदान किया जाए, इसको क्या कहेंगे, साक्षात्कार से हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यायादर्श सैंपल की विशेषता बताइए। तो ये सैंपल की विशेषता क्या है फ्रेंड्स। तो न्यायादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए। न्यायादर्श का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करें, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। ठीक है, इससे परिणाम क्या होते हैं, भ्रामक होते हैं। नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन में ग्रेडिड सिस्टम स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन में फ्रेंड्स ग्रेडिड सिस्टम क्या है, ये देखिए यहाँ पे पूरा स्पष्ट बताया गया है। जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, जैसे आप देखते हो क्लास में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड दिया जाता है ना, उसी प्रकार इसमें बताया गया शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है, विद्यालयों में विद्यालय की ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु क्या है, देखिए भौतिक परिवेश में 5 अंक, सामुदायिक सहभागिता में 5 अंक, नामांकन एवं उपस्थिति में 15 अंक, फिर शिक्षण का स्तर 20 अंक का, सत्र परीक्षा के आधार पर 55 अंक और छात्रों का शैक्षिक स्तर क्या है, 100 अंक। यही सब मिला करके ऐसे ही आपका क्या होता है, ये सिस्टम है, किस चीज़ का, ग्रेडिट सिस्टम है। ठीक है, विद्यालय के ग्रेडिट बिंदु के सिस्टम है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अगर एग्जाम में आएगा आप लोग कर लेंगे, मुझे लगता है कि अब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए कितना अच्छा से उसमें बताया गया है पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया गया छात्र प्रोफाइल क्या है। छात्र प्रोफाइल क्या है फ्रेंड्स, आप लोग जो अपनी पुस्तिका बनाए होंगे, पाठ योजना पुस्तिका, उसमें भी आप लोगों ने छात्रों की प्रोफाइल तैयार की होगी, तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग अपना लिख ही सकते हो। लेकिन फिर भी देखिए इसमें क्या बताया गया, छात्र प्रोफाइल क्या है। तो छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उसके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। उसे ही क्या कहते हैं, छात्र प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षा होती हैं।
तो मूल्यांकन हेतु 3 परीक्षा होती है। कौन कौन से? सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। मतलब देखिए, मूल्यांकन मतलब अंक प्रदान करना, ये क्या होता है? आपका मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन और मापन में अगर आपको अंतर दे दिया जाएगा तो फ्रेंड्स मैं उसका एक नया वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको मूल्यांकन और मापन में अच्छे से डिफरेंस बताऊंगी और उसको बहुत अच्छा मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, मूल्यांकन, लेकिन अभी आप समझ लीजिए मूल्यांकन अंक प्रदान करने को ही मूल्यांकन कहते हैं। इतना भी अगर आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया फ्रेंड्स 81 क्वेश्चन नंबर है, क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 2017 और 2022 में पूछा गया है 2 बार एग्जाम में। ठीक है, हालांकि ये एग्जाम में देखिए क्रियात्मक सोच से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है और आपके एग्जाम में आप नोट कर लीजिएगा 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 मार्क्स में आए या फिर आपका ऑप्शनल में आए या फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आए। ठीक है, लेकिन ये आपका जरूरी क्वेश्चन आएगा क्रियात्मक शोध वाला। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं क्या है? शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है, यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका नवाचार से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है? 3 क्वेश्चन है, आंसर 1 है। समझ रहे हैं आप लोग? कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को घबराना नहीं है, बस क्या नवाचार के बारे में ही लिखना है। ठीक है, इसमें क्या नवाचार का अर्थ है, नवाचार के क्या आशय है, नवाचार का से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका 2019 में 2018 में 2 बार पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है आपको। नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। जैसे देख रहे हैं छोटे बच्चों को अगर कुछ भी पढ़ाना होता है तो उसको नई नई तकनीकी निकाल के बच्चों को समझाया जा रहा है, खेल के माध्यम से, किंडरगार्टन विधि के माध्यम से, TLM के माध्यम से। यही सब क्या है? आपका नवाचार है। शिक्षा में क्या? नए नए तरीके से सीखना, पढ़ाना, नए नए ढंग से, वही क्या है? आपका नवाचार है। ठीक है, आज शिक्षा से संबंधित जो विभिन्न क्षेत्र में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है, यही क्या है? नवाचार है। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका 83 प्रश्न नंबर है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध क्या है फ्रेंड्स? तो क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये क्रियात्मक शोध काफ़ी बार पूछा गया है, आप लोगों को अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन नंबर, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। अच्छे प्रश्न कौन से होते हैं? अच्छे प्रश्न की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, वह विचारों उत्तेजक हो और प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनके क्रमबद्ध हो, इत्यादि। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि देखिए अगर बच्चों को क्वेश्चन आ रहा हो, बच्चों ने वो पढ़ा है, उनके पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, तो वो प्रश्न क्या है? वो अच्छे प्रश्न में कहलाएंगे। ठीक है, जो बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं तो वो प्रश्न बुरे ही कहलाएंगे ना, क्योंकि बच्चों ने मेहनत नहीं की है, बच्चों ने अच्छे से पढ़ा नहीं तो बच्चे उसको कर नहीं पाएंगे, तो बुरे प्रश्न हो गए। ठीक है, समझ में आया? तो अच्छे प्रश्न आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे प्रश्न की प्रमुख विशेषता यही है कि प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो और वह विचारों उत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा उत्पन्न न करे, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो और उनके क्रमबद्धता हो, इत्यादि। ठीक है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, जितनी रुचि से पढ़ाया जाता है उतनी ही रुचि से अगर बच्चे सीखते हैं तो उनको क्या होता है? विषय में रुचि जागृत होती है। ठीक है, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने और नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि हेतु किए जाते हैं। ठीक है, बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? ताकि बच्चे उस विषय में रुचि ले सके। ठीक है, और उस विषय का ज्ञान कर सके, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने में और पाठ की पुनरावृत्ति करने में, ये सब क्या हो गया? आपके बच्चों से प्रश्न करने से लाभ हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 प्रश्न नंबर है, ठीक है। प्लीज़ जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी डीएलएड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पढ़ने में आसानी हो सके, ठीक है। जो बहुत से बच्चे जिनको पढ़ने में टाइम नहीं मिलता तो प्लीज़ वो लोग अपना ईयरफोन लगा करके अपने कान में अपना कुछ भी काम करेंगे और सुनेंगे, तब भी उनको हेल्पफुल होगा उनके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चन है, परिकल्पना से आपका आशय क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। परिकल्पना क्या है? तो परिकल्पना क्या है फ्रेंड्स? शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है, ठीक है। शोध की जो विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या है? परिकल्पना है। नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है? तो छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है? व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। किस दृष्टि से? उनके सभी पक्षों के मूल्यांकन की दृष्टि से क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ठीक है। उससे क्या होगा? बच्चों का मानसिक विकास का मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बच्चों का मानसिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए ही व्यापक मूल्यांकन का यूज किया जाता है, ठीक है। समझ में आया सबको? लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष क्या हैं? संज्ञात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष हैं, ठीक है। ये सभी पक्ष हैं आपके मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, स्मृति प्रश्न, परिशिक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न इत्यादि। ये सब आपके क्या हो गए? प्रश्नों के प्रमुख प्रकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है। तो परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? आपके 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अनसॉल्व करते हैं ना, तो आपको ये 2019 में पूछा गया है। तो परीक्षण की वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है, जिसके लिए वो क्या किया गया है फ्रेंड्स? बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। क्रियात्मक शोध, ठीक है, याद हो गया सबको। विद्यालय में जो विभिन्न समस्याओं से त्वरित समाधान उसके समस्या परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध आवश्यक है। समझ में आ गया सबको? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है, ठीक है, लिख लेंगे। नेक्स्ट है मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोण, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना। इससे क्या है? भावात्मक पक्ष हो गया आपका किसका? मूल्यांकन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 क्वेश्चन नंबर। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। तो मूल्यांकन के संज्ञात्मक पक्ष के बाद भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन में छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। क्या है मूल्यांकन में? युग्म मूल्यांकन को क्या स्पष्ट करना है? तो युग्म मूल्यांकन में जो छात्र छात्राएं होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को ही सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। तो सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता है, जिससे छात्र के अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 क्वेश्चन नंबर है व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सभी पक्षों संज्ञात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। ये आपका हो गया व्यापक मूल्यांकन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 बच्चों की शैक्षिक अभिवृत्ति से आपका क्या आशय है। तो बच्चों की अभिवृत्ति का आशय है कि बालक जो हैं बालक के डिल डोल एवं भार में वृद्धि, बालक के क्या? डिल डोल और भार में वृद्धि, इसमें मांसपेशियां तथा शरीर की संरचना
में ही नहीं होती वरना यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। यह मन मतलब बच्चों के जो मांसपेशियों में ही नहीं, मतलब आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होता है इसका, ठीक है। बालक में मस्तिष्क में जैसे जैसे वृद्धि हो जाती है उसकी सीखने की, स्मरण रखने तथा तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 प्रश्न नंबर 2017 में भी आपका पूछा गया है। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न से आपका क्या आशय है? तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों का क्या आशय है? तो दी गई सूचियाँ दो अथवा दो से अधिक में एक सूची आधार सूची होती है। एकांश को दूसरी सूची प्रतिक्रिया सूची, जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं कि एकांश से मिलान या जोड़ बनाया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे आप छोटे बच्चों को, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट क्लास में गए बच्चों को पढ़ाएं तो अपने यहाँ पे 1 2 3 ऐसे गिनती लिख दिया और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने 1 स्टार बनाया, यहाँ पे आपने 2 स्टार बना दिया और यहाँ पे आपने 3 स्टार बना दिया, ठीक है। तो बच्चों को अब इसमें सही मिलान करना है, तो ये आपका क्या हो गया, जोड़ा युग्म का प्रश्न हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो बच्चे इसको कैसे मिलाएंगे? तो बच्चे इसको ऐसे नहीं मिलाएंगे, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, ठीक है। ऐसे करके बच्चे मिला लेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपको हो गया है क्या, जोड़ा बनाने वाले प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, क्रियात्मक शोध समस्या का समाधान करना, ठीक है। ये आपका 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो क्रियात्मक शोध से उस समस्या से आसान है, व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्या के वैज्ञानिक ढंग से हल करने की प्रयास किया जाए, उसी को ही क्या कहेंगे, उसके द्वारा किया जाता है, उसी को हम क्रियात्मक शोध कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्यायादर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध से उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103 क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। तो क्रियात्मक शोध के प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्त का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। प्रदत्त विश्लेषण क्या है? तो जो प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषित किया जाता है, उसी को प्रदत्त विश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ ईमानदारी से जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और जो लोग इस चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो आगे की वीडियो में बनाऊंगी वो वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे है कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है, इसे ही क्या कहेंगे? सूर्य परिकल्पना का अर्थ कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्रियात्मक शोध के चरण क्या क्या है? तो समस्या चयन है, समस्या को परिभाषित करना है, समस्या सीमांकन है, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना, क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण करना, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरण का विकास करना, विश्लेषण निष्कर्ष करना, ठीक है। ये सब आपका क्या होगा? क्रियात्मक शोध के चरण हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन जो है भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा
बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। निबंधात्मक परीक्षा के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो विश्वसनीयता किसे कहते हैं? विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए तो और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2018 और 2022 में पूछा गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। ठीक है, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ दिया है, 2018 में, 2022 में। तो आपको घबराना नहीं, अगर आपने निदानात्मक परीक्षण अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियां परिलक्षित होती हैं। निदानित शिक्षण में के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है। पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहता है। और निदान क्या? निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र को विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है। यह परीक्षण विषय संबंधित कमियों का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका निदानात्मक परीक्षण हो गया। निदानात्मक परीक्षण समझ में आया? पहले बच्चों की कमियों को पता लगाएंगे, फिर इसको दूर करने का कारण ढूंढेंगे, तो वही आगे आपका निदानात्मक परीक्षण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन से अभिप्राय यही है, मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया शैक्षिक, ये आपका मूल्यांकन हो गया। और शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्यों के क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। शैक्षिक मापन क्या बताया गया है? तो वर्णनात्मक प्रक्रिया छात्रों के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था संबंधित वस्तुओं एवं उनके किन्हीं गुणों विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य का क्रमबद्ध वर्णन करना ही शैक्षिक मापन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया सबको? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका परीक्षण का अर्थ बताइए। तो परीक्षण का अर्थ क्या है? परीक्षण का अर्थ पूछा गया है। तो परीक्षण मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। ये क्या हो गया? आपका परीक्षण हो गया। नेक्स्ट आपका क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। ठीक है, ये आपका क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र हो गया। शैक्षिक शोध क्या है? शैक्षिक शोध से क्या समझते हैं? 2019 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो शैक्षिक अनुसंधान छात्र, अध्यापक, शिक्षण विधियों, शिक्षक परिशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधित समस्याओं पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? शैक्षिक अनुसंधान क्या है? शैक्षिक अनुसंधान वही है जो संबंधित समस्याओं पर किया जाता है, उसी को ही शैक्षिक शोध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिखित परीक्षा की उपयोगिता बताइए। लिखित परीक्षा की उपयोगिता निम्नलिखित है। क्या क्या उपयोगिता? इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चलता है और लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो जाती है। और लिखित परीक्षा के द्वारा क्या होता है? प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान होता है और उससे बच्चों की लेखनी भी अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 116 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो यह है प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशन, अनुक्रिया, यंत्रीकरण, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इन्हीं सब में से क्वेश्चन आपका टेट सुपर टेट में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है?
तो मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्यांकन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मौखिक अभिव्यक्ति से के साधन कौन कौन से हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है भाषा, व्याकरण, बोली। ये 3 हैं मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं विकास करना ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। नेक्स्ट है छात्रों एवं शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना क्रियात्मक शोध की शिक्षा आवश्यकता है। नेक्स्ट है विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ही क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति क्या है, व्यक्ति के साधन कौन कौन से। तो भाषा, व्याकरण और बोली। ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियाँ लिखिए। तो छात्रों की त्रुटियाँ एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधित दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। ये क्या हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण की 2 विधियाँ हो गई। प्लीज़ फ्रेंड्स, जिसने अभी तक वीडियो लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक लाइक ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।